हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई का नया एपिसोड। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि मेरे पास कुछ न्यूज़ और हैं, वो लेके मैं फिर आऊंगी, तो जाहिर है मैं फिर आ गई। और इससे पहले कि हम आपको न्यूज़ की तरफ लेकर चलें, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम सबसे पहले जी बात करेंगे अली वजीर साहब की। बिल्कुल जी, अली वजीर साहब जो हैं वो पीटीएम के मेंबर हैं और उसके लीडर हैं उस पार्टी के, और पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है उसके भी मेंबर हैं। और पिछले तकरीबन एक साल से ऑलमोस्ट 11 महीनों से जो है उनको जेल में रखा हुआ था। वो इसलिए क्योंकि जी उन्होंने अपने हक की बात की थी, अपने दिल की बात की थी, और जो वो सही समझते हैं अपने लोगों के लिए उन्होंने वो बात की थी। तो उनको एक तरह से हेट स्पीच का, जैसे कहना चाहिए, इल्जाम लगाकर उनके ऊपर ये एलिगेशन था कि वो हेट स्पीच कर रहे हैं, और उनको जी डाल दिया गया जेल में। और हम भूल गए, हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, जेल ही तो गए हैं, ऐसी कैसी कौन सी बात है, और लीडर हैं तो हुआ करें, पार्लियामेंट के मेंबर हैं तो हुआ करें। तो जिस तरह का इंसाफ यहाँ पर होता है तो उसी तरह का इंसाफ हुआ। और उसके बाद बड़ी मुश्किलों से जब लोगों ने बार बार कहा, मीडिया ने आवाज उठाई, और सोशल मीडिया ने खासतौर पर आवाज उठाई, और कई बार हमने भी कोशिश की बात करने की, तो उसके बाद फाइनली 11 महीनों की जेल काटने के बाद अली वजीर साहब को आज रिहा कर दिया गया है। जबकि साद रिजवी और इस तरह के दूसरे लोग जो नफरत फैलाते हैं, जो एक्सट्रीमिज्म पे काम करते हैं, जो मजहबी जनूनी है, उन लोगों को फौरन रिहा कर दिया जाता है। लेकिन अली वजीर साहब जैसे लोग जो हैं, जो अपने हक की बात करते हैं, उनको 11 महीने की जेल करा दी गई थी। और उसके बाद ना कोई शर्मिंदगी है और ना कोई माफी मांगेगा, और माफी मांगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी उनकी जिंदगी के जो 11 महीने हमने जाया कर दिए, 11 मंथ्स जो वो अंदर रहे, वो चीज जो है जाहिर है वो तो वापस नहीं आ सकती। लेकिन खैर देखते हैं आगे क्या होता है। हम जी बात करेंगे भारत की और बात करेंगे पाकिस्तान की। बिल्कुल जी, भारत के अभी आपको पता लग ही गया होगा कि जी ट्विटर के जो सीईओ हैं वो भी एक भारतीय को बना दिया गया है। और उससे पहले ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, इसमें भी गूगल हो, चाहे दूसरी कंपनीज हों, उसमें जो टॉप कंपनीज हैं दुनिया की, वहां पे हमें हिंदुस्तानी ही बैठे हुए नजर आते हैं। और इसके बाद ना हमें कोई घबराहट होती है, ना हम परेशान होते हैं, और ना ही हम ये कोशिश करते हैं कि इस पिक्चर के अंदर काश एक पाकिस्तानी की भी पिक्चर होती, काश मेरे पास ये चॉइस होती कि मैं कहीं किसी बड़ी कंपनी का, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जो सीईओ हैं उनमें मैं पाकिस्तानी को भी देख पाती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर है हमने जो नमूने इजाद किए हैं या हमने जो नमूने क्रिएट किए हैं वो ये हैं, हाफिज सईद हो गया, सलाउद्दीन हो गया, और इसी तरह के कई नाम आप सब जानते हैं, साद रिजवी है, चाहे जैद हामिद की हम बात करें, जो बार बार इंडिया पे हमले की बात करते हैं, जो बार बार जंगों की बातें करते हैं, और बाकी ये टेररिस्ट, इनको कौन नहीं जानता, आप सभी जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। और बहुत से भारतीय जो हैं वो जब जाते हैं अमेरिका, कनाडा या किसी भी यूरोपियन कंट्री में, बड़ी बड़ी जॉब्स उनको मिल जाती हैं, और उनकी जॉब जो है वो जाहिर है उनकी एजुकेशन की वजह से, उनके एजुकेशन फील्ड में जो सक्सेस है उसकी वजह से मिलती है। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह के नमूने होते हैं। लेकिन उसके बाद हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि जाहिर है जो मदरसे यहाँ पे चल रहे हैं, जिस तरह से मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, तो वो मदरसे जो हैं वो सीईओज नहीं निकालते, वो मदरसे कोई इंजीनियर और साइंटिस्ट नहीं निकालते, वो इसी किस्म के जिहादी और इसी किस्म के जो नफरत लेके बाहर घूम रहे होते हैं, इस किस्म के लोगों को निकाला जाता है उन मदरसों से। तो बिल्कुल पाकिस्तान को अगर कुछ आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को अगर अपना नाम कहीं पे पैदा करना है, पाकिस्तान को अगर प्रोग्रेसिव होना है, तो सबसे पहले इस तरह के लोगों को जो है रोक लगानी होगी, इस तरह के लोगों को जो है वो जेल करानी होगी, इस तरह के लोगों के मदरसे बंद करने होंगे, ना सिर्फ वैसे बल्कि सारे के सारे मदरसे सबसे पहले बंद करने होंगे। तभी पाकिस्तान जो है वो भारत को किसी जगह पे जाके कोई कंपटीशन दे पाएगा, वरना भारत इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और आप यहाँ बैठ के बस यही ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे कि जी ये वाला मिसाइल बना लें, कि वो वाला मिसाइल बना लें, कि दिल्ली पे झंडा लहरा दें, कि क्या कर दें। ये चीजें छोड़ दें और सिर्फ एजुकेशन पे काम करें और इकोनॉमी पे काम करें,
तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की गवर्नमेंट चल रही होती है, जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट और हमारे फौजी जो आप जानते हैं ना, वो जिस तरह से काम कर रहे होते हैं, उसका क्या ही कहना है। एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं और फिर बात करते हैं। जी, ये वीडियो आपने देखी, ये गवादर गवादर बलूचिस्तान का इलाका गवादर, और वहां पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है। वहां के लोगों का कहना है कि ना उनके पास जॉब्स हैं, ना उनके पास एजुकेशन है, ना हेल्थ सेक्टर में उनके पास कुछ है, उनके पास खाने को नहीं है, उनके बच्चे और वो भूखे मर रहे हैं, क्योंकि कई जगह पे उनको जो है वो मछलियां पकड़ते थे या जो काम करते थे वो समंदर में जाके उससे भी रोक दिया गया है। तो लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पहली बार जो है पाकिस्तान हिस्ट्री में गवादर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखने को आया। अब यहाँ पे जो लोग हैं इसको सीरियसली ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ये आगे आपको वक्त ही बताएगा। लेकिन ज्यादातर होता यही है कि हम बलूचिस्तान को बिल्कुल साइड पे रखते हैं और बलूचिस्तान का नाम हम सिर्फ उसी वक्त लेते हैं जिस वक्त के भारत से कोई उठ के कह देता है कि जी फ्री बलूचिस्तान, उस पे हमारी एकदम से गैरत जो है वो जाग जाती है और हम कहते हैं नहीं जी नहीं। लेकिन इसके अलावा हम बलूचिस्तान को कुछ नहीं दे रहे, ना हम बलूचिस्तान को जॉब दे रहे हैं, ना हम बलूचिस्तान को पैसे दे रहे हैं, ना हम बलूचिस्तान को खाना दे रहे हैं, ना हम हेल्थ सेक्टर में कुछ कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बलूचिस्तान को हमने ऑक्टोपस की तरह पकड़ जरूर रखा है। लेकिन उसके बाद हमने उनके बाकी जितने भी राइट्स हैं वो कोई भी उनको हम देने को तैयार नहीं है। इसके ऊपर बहुत गवर्नमेंट को और सबको शर्म आनी चाहिए, लेकिन आती नहीं है। हमारी अगर शर्म आने वाली चीज होती तो कब की आ गई होती और कब के हम सुधर भी गए होते। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा और यही वजह है कि हम अब इस तरह के प्रोटेस्ट खुल्लम खुल्ला और बहुत बड़े स्केल पे गवादर में देखने को हमें मिल रहे हैं। साथ के साथ जी हम बात करेंगे गवर्नर पंजाब की। जी, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब का कहना है कि उनको कोई ख्वाहिश नहीं थी कि उन्हें गवर्नर बनाया जाए। उसके बाद उनको ये पोस्ट दे दी गई और उनको फिर साइड पे लगा दिया, साइड लाइन, खुड्डे लाइन जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं जी, खुड्डे लाइन लगा दिया उनको। तो चौधरी साहब, ये बात तो आपको 3 साल पहले ही पता लग जानी चाहिए थी कि आपको गवर्नर नहीं बनना है, और आपको गवर्नर बनाने के बाद अगर आपके पास कोई राइट्स नहीं है, आपके पास कोई पावर ही नहीं है, वैसे पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं है, वो बताते नहीं है वो, तो इसलिए आप इतना घबराइए मत, इसलिए कि जहां का प्राइम मिनिस्टर ही ऐसा हो कि उसके पास कोई पावर ही ना हो, तो वहां का अगर गवर्नर के पास पावर नहीं है तो कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन खैर, फिर भी अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा था तो सर आपको चाहिए था ना कि आप रिजाइन कर देते। एक तो हमारी गवर्नमेंट में किसी को रिजाइन करना नहीं आता। मैं सोच रही हूँ एक अलग से ऑफिस बना के सिर्फ इन लोगों के रेजिग्नेशन लिखा करूं बैठ के, और उस पे जो है ना मैं 500 रुपए कह रही हूँ, डॉलर नहीं, डॉलर तो वैसे ही हमारे पल्ले नहीं है। और हमने अभी सऊदी अरब से भी मांग रखे और उसने भी कहा कि जी अगर मुझे चाहिए हुए तो मैं 72 आवर्स में जो है ना वो आप लोगों को वापस करना पड़ेगा। हमने भी हाँ कर दिया, हमने कहा ठीक है दे तो सही ना एक बार, उसके बाद देखते हैं मांगेगा तो फिर सोचेंगे। 72 आवर्स जाहिर है, वैसे भी सऊदी अरब हमसे 2 घंटे पीछे है, तो अगर उसके 72 आवर्स होंगे तो हमारे तो हो सकता है 74 आवर्स हो गए होंगे। तो इसलिए हम 2 घंटे और एक्स्ट्रा पैसे गिनने में लगाएंगे ना, इस वजह से कह रही हूँ। ऐसी बात थोड़ी कि हमारे देने का मूड नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, एक वीडियो और देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। जी, ये पिक्चर है पिंडी की, रावलपिंडी के इलाके की, और वहां पे इतने सारे लोग जमा हुए थे और इनको कहा गया था कि जी बहरीन में हम आपको जॉब दिलवा रहे हैं। मतलब लोगों की आप हालत देखिए पाकिस्तान में क्या हो चुकी है कि लोगों के पास जॉब नहीं है। और कितना बड़ा मजमा था, कितने ज्यादा लोग आए थे, इतना बड़ा क्राउड शायद ही कहीं आपने देखा हो कि जहां पे लोगों को ये कहा जाए कि हम आपको किसी दूसरी कंट्री में या बहरीन में जॉब दिलवा देंगे, तो इतने लोग जमा हो गए, इतना बड़ा क्राउड किस तरीके से हैंडल किया गया। लेकिन बाद में पता ये लगा कि जी ये फेक न्यूज थी,
किसी ने फेक न्यूज चलाई थी कि यहाँ पे जो है वो बहरीन के लिए लोगों को जॉब दी जा रही है और बहरीन लेके जाया जा रहा है, तो यहाँ पे इतने सारे लोग जमा हो गए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खान साहब ने तो ये कहा था कि जी दूसरे मुल्क से लोग यहाँ पर आएंगे जॉब के लिए, लेकिन यहाँ से सारे के सारे उधर, मुझे तो पहले लगा शायद ये अफगानिस्तान है, जहाँ पे देखा था ना आपने जहाजों से लटक लटक के लोग भाग रहे थे, तो पहले तो मुझे लगा कि शायद ये अफगानिस्तान दिखाया, लेकिन फिर पता लगा नहीं जी ये तो पिंडी है। मतलब जहां मैं रहती हूँ वहां से आप समझे कि कोई 40 मिनट्स का या ज्यादा 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा अगर ट्रैफिक जैम हुआ तो। ये उतने डिस्टेंस में ये बेचारे लोग जमा हुए थे और इनका ख्याल था कि इनको बहरीन ले जाया जा रहा है जॉब के लिए, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था और पता लगा कि जी ये सब तो गलत खबर थी। अब इसके ऊपर बाजवा साहब अगर इतना गुस्से से देखेंगे इमरान खान साहब को, तो फिर क्या होगा खान साहब का, ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज हमारे पास जो है जी एक चीज और है कि खान साहब ने लोगों को लाइन में खड़ा होना सिखा दिया। पहले लोगों को लाइन में खड़ा होना ही नहीं आता था, लोग कैसे भी खड़े हो जाते थे, लेकिन अब आपको पता है पेट्रोल की लाइन, आटे की लाइन, चीनी की लाइन, घी की लाइन और इस तरह की कई लाइनें जो है वो खान साहब ने लोगों को सिखाया कि जी लाइन में खड़ा कैसे होता है और घंटों घंटों कैसे खड़ा हुआ जाता है। ये पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ जी, हमारे सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उनके बेटे ने एक यूएस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है और उसमें जो है जाहिर है मल्टीनेशनल कंपनी होगी और उसमें प्रेसिडेंट साहब ने अपना जो कॉन्टैक्ट है वो यूज किया एज अ प्रेसिडेंट, और वो खड़े हुए भी आपको नजर आ रहे होंगे इस पिक्चर में, पीछे देखिए आप तो आरिफ अलवी साहब खड़े हैं अपने बेटे के साथ और उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट का नाम इस्तेमाल करके और अपना एज अ प्रेसिडेंट अपनी पावर यूज करके। लेकिन अगर यही चीज किसी और कंपनी ने की होती, किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने की होती, तो यहाँ पे तो एक कहना चाहिए हंगामा मच गया होता और रोना पीटना मच गया होता कि जी ऐसे नहीं ऐसे और ऐसे नहीं वैसे। बिल्कुल। साथ साथ हम जी बात करेंगे इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब का कहना है कि इब्ने खुल्दून जो है वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। इब्ने खुल्दून बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, ये बात इमरान खान साहब ने अल कादर यूनिवर्सिटी में कई स्टूडेंट्स को बताई उन्होंने। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो दीवार में अपना सर मार रहे थे क्योंकि उन्होंने तो अभी तक ये पढ़ा था कि इब्ने खुल्दून जो है वो हिस्टोरियन था और अभी का इमरान खान साहब ने बताया कि वो तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। ओहो खान साहब लगता है ज्यादा हो गई। क्यों नहीं, मेरा मतलब है बात ज्यादा हो गई और मैं कुछ और नहीं करी हुई, मुझे वैसे ही जुकाम है इस वजह से मैंने ऐसा किया, आप लोग कुछ और ना समझिएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे जी एजुकेशन सिस्टम की। ये जो आपको मैं बैनर एक दिखा रही हूँ, इसमें ये बताया जा रहा है कि जी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स को मेरे ख्याल है बेचा जा रहा है और प्राइवेट कंपनीज को दे दिया जाएगा। तो इसका मतलब है जो गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ लिया करते हैं और वो जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जाहिर है गवर्नमेंट स्कूल्स की फीस काफी कम होती है, तो अब वो उससे भी जाएंगे। पाकिस्तान में एजुकेशन के ऊपर इतना जबरदस्त काम किया जा रहा है कि अब सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और सरकारी स्कूलों को जो है कहा जा रहा है कि जी प्राइवेटाइज कर देंगे और प्राइवेट कंपनीज को दे देंगे। तो इसका मतलब है कि फिर उसी तरह की लंबी लंबी फीसेस होंगी और वही सब कुछ पेरेंट्स की खाल खींची जाएगी, तो जो गरीब का बच्चा है वो क्या करेगा। इसके लिए जी ये बैनर लगे हुए हैं सरकारी स्कूलों के बाहर, मैंने भी ये पिक्चर वहीं से ली, एक सरकारी स्कूल इस्लामाबाद का वहां से, और उसमें लिखा है जी नामंजूर नामंजूर, यानी इनका ये फैसला पेरेंट्स कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हमें मंजूर नहीं है गवर्नमेंट का सॉरी कि जी गवर्नमेंट का ये फैसला हमें मंजूर नहीं है कि इस तरह से जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनको हम प्राइवेटाइज कर दें या उनको हम प्राइवेट कंपनीज को दे दिया जाए। खैर हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं, इसलिए कि वैसे भी पाकिस्तान में तो पढ़ने लिखने का रिवाज है नहीं और अगर एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की गड़बड़ चलती है तो उससे हमारी गवर्नमेंट को तो या एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इनको तो शर्म वरम आती नहीं है। अभी भी मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से जो है जो जमीन दी गई है डिफेंस के इस्तेमाल के लिए, यानी इस पे कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि डिफेंस से रिलेटेड हो, उसको हमारे जो माशाल्लाह से हमारे जो फौजी हैं जिनको आप जानते ही हैं, जो कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी में और कोविड के ज़माने में भी ये साहब जो हैं ये लाखों का की गबन कर गए और इन्होंने जो है वो 40 बिलियन जो है ये आप देख रहे हैं कि खा गए, ये पी गए। और उसके बाद अब इस जैसे लोगों को जो है वो अब अदालत ये कह रही है कि जी आर्मी को जो ज़मीन डिफेंस के लिए दी जा रही है इस पर
पेट्रोल पंप, हाउसिंग स्कीम्स, सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल और इसी तरह की दूसरी चीजें बनाई जा रही हैं। और इसके ऊपर जो है वो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा है कि भाई आप ये बिजनेस करेंगे तो फिर डिफेंस का काम कैसे करेंगे। तो सर हमारे फौज डिफेंस का काम कब करती है? कभी फौजी सीरियल बना रही होती है, कभी पैम्पर बना रही होती है, कभी पिज्जा फ्रेंचाइज खोल के बैठी होती है, और कभी इस तरह के शादी हॉल और इसी इसी किस्म के होटल्स और तरह तरह के बिजनेसेस में ज्यादा इंटरेस्टेड है। बल्कि मुझे याद आ रहा था हमारे के चीफ मार्शल जो है उन्होंने भी एक बिजनेस किया था एयरपोर्ट पे, वो जो प्लास्टिक चढ़ाया जाता है ना बैग्स के ऊपर। तो वो भी मैं मेरे ख्याल है शाहिद लतीफ साहब थे, एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब। उन्होंने उनके ऊपर भी ये एलिगेशन आई थी कि जी उन्होंने जितने एयरपोर्ट्स हैं पाकिस्तान में वहां सब पर जो है वो मशीन्स लगा दी हैं जिससे वो प्लास्टिक चढ़ाते हैं बैग के ऊपर, और उसको कंपलसरी करवा दिया था कि किसी को चाहिए नहीं चाहिए, किसी के पास बैग नहीं है तो बेशक अपने मुंह पे लगा ले, लेकिन वो उसको वो जो है ना प्लास्टिक लेना ही पड़ता था। और उसके बाद जब उनसे सवाल जवाब किए तो वो कहने लगे ये मेरा बिजनेस तो नहीं है, तो मेरे भाई का है। उसके बाद से वो गायब है, कहीं टीवी पे नजर नहीं आते, पता नहीं किधर गए। तो सर अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो सर प्लीज जरा आप किसी वक्त इंटरव्यू दे दीजिए, एक छोटा सा मतलब 15-20 मिनट का। हम छोटा सा इंटरव्यू को 15-20 मिनट का तो बना ही देते हैं। हाँ तो खैर तो मैं ये बता रही थी कि इस तरह के बिजनेसेस जब करेंगे तो फिर जाहिर है फिर वो लड़ने वाली शक्ति तो नहीं रहती ना। फिर तो यही हाल हो जाता है जो इन साहब का हुआ है, जो कि कोरोना के टाइम पे जो है इतने पैसे खा गए और उसके बाद ना कोई शर्म है ना कोई गैरत है ना कुछ है। उसके बाद भाषण दे रहे होते हैं कि जी जो गवर्नमेंट बनती है, जो सिविलियंस आते हैं ब्लडी सिविलियंस, वो बड़े करप्ट होते हैं जी, मुल्क को खा गए। लेकिन मुल्क को कौन खा गया और मुल्क को कौन कौन खा गया ये तो अब सब जान ही गए। सर अब आप मजबूर तो ना करें ना नाम बताने के लिए। मैं नहीं चाहती कि मैं आसिम सलीम बाजवा का नाम लूं, मुझे किसी का नाम नहीं लेना। सर आसिम सलीम बाजवा का आपने देखा है ना, 2 करोड़ की गाड़ी उसने 30 लाख में खरीदी थी। मैं आज भी ऑफर कर रही हूँ आसिम सलीम बाजवा साहब, आपकी वो गाड़ी जो आपने 30 लाख में खरीदी है जो कि असल में 2 करोड़ की होती है, अगर वो आपने वाकई में 30 लाख की खरीदी है तो वो 35 लाख में आप मुझे भेज दें, आपको 5 लाख का प्रॉफिट दे रही हूँ मैं। सोच लीजिए सर, वैसे भी आप लोग जो है वो बिजनेस माइंडेड हैं, बिजनेस ही करते रहते हैं, तो 5 लाख का प्रॉफिट होगा तो मुझे बताइएगा कि अगर आपने वो गाड़ी बेचती है तो। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं जी, और हम जी बात करेंगे इमरान खान साहब की। और इमरान खान साहब का कहना है कि जी पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है और कोई घबराने की बात नहीं है, और जितने लोग उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं वो उनके खिलाफ हैं। और उनका ख्याल है कि जी मैं अगले बार फिर इलेक्शन जीत के वापस आने वाला हूं, और उसके बाद तो आप जानते हैं कि खान साहब तो फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो बिल्कुल वही प्रोजेक्ट्स लेकर वो फिर आने वाले हैं। उनका ख्याल है इमरान खान साहब का। और भारत में जो हमारे लोग कह रही हूँ हमारे दोस्त जो रहते हैं उनका ख्याल है कि अगर इमरान खान दोबारा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो भारत को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान की बैंड जो है वो खान साहब खुद ही बजा देंगे। तो भारत को ना तो जंग लड़नी पड़ेगी, ना कोई स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ना कोई कहना चाहिए कोई ट्विटर वॉर छिड़ेगी, ना ही कुछ होगा, इसलिए कि खान साहब अकेले ही हमारा बैंड बजाने के लिए बहुत हैं। तो इस बात के ऊपर भी खैर गौर तो करना ही चाहिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे जी उस्मान बुज़दार साहब की। और ये जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, और इनके हिसाब से इन्होंने एक नया कानून ये लेकर आए हैं, और इन्होंने कहा है कि पंजाब के तमाम स्कूल्स में असेंबली के टाइम पर दुरूद शरीफ पढ़ाया जाए। इनका ख्याल है कि इससे बरकत आएगी। बिल्कुल सर इससे बरकत आएगी, आप जरूर पढ़ाइए दुरूद शरीफ, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि पंजाब के सारे स्कूलों में असेंबली के टाइम पे जब आप दुरूद शरीफ पढ़ाएंगे उसके बाद वहां पे जो पारसी, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन और दूसरे मजहब के बच्चे हैं उनको क्या पढ़ाया जाएगा। ओह मुझे याद आया, हमने तो माइनॉरिटी कोई खास छोड़ी ही नहीं है, तो जो 2-4 रह गए हैं वो कुछ ना भी पढ़े तो आपको क्या फर्क पड़ता है उससे, यही यही कहना चाह रहे होंगे आप मुझे। तो सर फिर इस बात पे शर्मिंदा हो जाइए कि आपके यहाँ से माइनॉरिटी गायब हो गई है और अब आपको इसकी कोई परवाह नहीं है कि आप स्कूलों में दुरूद शरीफ पढ़ाएं, चाहे कुरान पढ़ाएं, कुछ करें, और दूसरे मजहब का कोई आपने वहां पर छोड़ा ही नहीं कि जो ऑब्जेक्शन कर पाए। और अगर है और वाकई आप समझते हैं कि अभी भी यहाँ पे लोग हैं ऐसे जो किसी और रिलीजन को मानते हैं और पाकिस्तान में हैं और स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं,
तो फिर आप मुझे बताइए कि वो बच्चे फिर आखिर क्या पढ़ेंगे। पाकिस्तान में जो टैलेंट हम बना रहे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, ये इस किस्म का टैलेंट हम पाकिस्तान में बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी खैर बताती चलूं कि इमरान खान साहब जो हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो उनका पक्का पक्का इरादा था, या कहा तो करते थे कम से कम कि हाजी हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। आपको यकीन ना है तो सुन लीजिए। मैं ये कभी भी अगर पाकिस्तान के इक़्तिदार में मैं बैठा हूं, मैं कभी, मैं आपको लिख के देता हूं, कभी किसी मुल्क से ना भीख मांगेंगे ना कर्जा लेंगे, और मैं आपको इंशाल्लाह ये साबित करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको सबको साबित करके दिखाऊंगा। जी बिल्कुल, और इमरान खान साहब ने हमें ये साबित करके दिखा दिया कि उन्होंने ना तो किसी मुल्क से कर्जा लिया है, ना ही किसी मुल्क से लोन उठाया है, ना ही डोनेशन ली है, और ना ही वो आईएमएफ के पास गए, ना सऊदी अरब के पास गए, ना चाइना के पास गए हैं। तो ये जो बाकी सब लोग बातें कर रहे हैं कि जी हमने बड़े लोन उठा लिए हैं, और ये उससे कहीं ज्यादा है जो कि पिछली गवर्नमेंट्स ने उठाया था, और अब ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। ये भी इमरान खान साहब का ही स्टेटमेंट है जो रिसेंटली आया है। तो खान साहब, पहले जो आप भाषण दिया करते थे और अभी की आपकी बातों में हमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा है। तो ऐसा क्यों है? और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके, ये भी मैं ही बता देती हूँ, मतलब ये भी मैंने ही बताना है कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है सर कि आपके साथ जो इधर उधर आपके आजू बाजू बैठे हैं ना, जो राइट लेफ्ट हर तरफ आपके, वो सब चोर हैं। चाहे वो जुल्फी बुखारी हो, चाहे वो फैसल वावडा हो, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे वो आपके बाकी के जो मेंबर्स आपने बिठा रखे हैं, खुसरो बख्तियार और कौन कौन, और सबको आप जिस तरह से नवाज रहे हैं और जिस तरह से खुद आप अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में जो टावर बन रहा है, ट्विन टावर बन रहा है ग्रैंड हयात के नाम से, चाहे वो हो, चाहे आप 12 लाख देकर बनी गाला का घर जो है उसको कह रहे हो कि जी लीगल हो गया है, और चाहे आपकी बहन अलीमा खान की सिलाई मशीन वाले पैसे हो, या आपकी फॉरेन फंडिंग केस हो, या इसी तरह के बेशुमार चीजें हैं। लेकिन उसके अगर सबको छोड़ भी दें तो सर कम से कम ये तो बता दें कि जो गिफ्ट्स आपको मिले डिफरेंट कंट्रीज में विजिट करने के बाद, तो वो कहाँ गए? उनकी तो जरा डिटेल्स बता दीजिए कि क्या क्या मिला था और कहाँ गया, कौन पी गया। तो उसके बाद आप कहते हैं कि जी मैं सादिक और अमीन हूँ। सादिक और अमीन की हमारे यहाँ क्या क्राइटेरिया है मुझे तो अभी तक पता नहीं। इसलिए कि जब कोई आदमी अपनी खुद की बेटी को अपना नाम ना दे और अपनी बेटी को एक्सेप्ट ना करे, चाहे वो जैसे भी हो, तो वो उसको फिर सादिक और अमीन कैसे कह सकते हैं? और ये जो खान साहब कहते रहते हैं जी बिल्कुल जी यूरोप में तो बहुत वल्गैरिटी है, और यूरोप का माहौल बहुत खराब है, और अमेरिका का माहौल बहुत खराब है, और जितनी भी यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज हैं वहाँ का माहौल बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी है, और हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, कहते हैं कि लोगों को पर्दे में रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंजर्वेटिव करते जा रहे हैं सोसाइटी को। तो सर आपसे बेहतर कौन जानता होगा, क्योंकि जाहिर है वो क्या नाम है आपकी बेटी का, टिरियान के टरियान, पता नहीं ऐसे करके कुछ नाम है। तो वो भी जाहिर है, वो भी उसी वक्त की बेचारी पैदा है जब आप यूरोप में थे, और ये और बात है कि आपने अभी तक उसको अपना नाम तक नहीं दिया, लेकिन दुनिया जान गई है सर। आप भी मान ही जाए अब तो बेहतर है। लेकिन ये सारी चीजें होने के बाद वैसे लोग कहते हैं कि जी पर्सनल बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप एक पब्लिक फिगर हैं, और पब्लिक फिगर की पर्सनल बातें होती हैं, और जब इतनी बड़ी बात आप गलत कर रहे हो तो फिर हमारे जैसों का तो बोलना बनता है ना सर। तो आप बेहतर ये होगा कि आप अपने जो है ना वो यूरोप और यहाँ पाकिस्तान की सोसाइटी के जो कंपैरिजन है वो करना बंद कर दें। और जो आप कहते हैं कि जी मैं यूरोप को यूरोप से ज्यादा जानता हूँ, तो बिल्कुल सर आपसे ज्यादा कौन जानेगा। तो अब हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारी वीडियो को जो है वो वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।